गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अपना जो नेक्स्ट सेशन लास्ट सेशन था, ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को अपन ने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों के अंदर जनन, उसको दो भागों के अंदर अपन ने बांटा था। पहला जो भाग था वो था लाइफ स्पान और दूसरा जो भाग था वो था रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन को अपन दो में डिवाइड किया था। पहला जो था वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज जो अपन नया टॉपिक लेने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन आपके आगे वाले चैप्टर में भी है, ठीक है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, यानी पुष्पे पादपों में जनन, और एक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव के अंदर जनन। ये दोनों जो चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज दे रखी है, ठीक है, और इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको बता रखा है कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसको डिटेल में हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में अपन जनन पढ़ेंगे पादपों के अंदर, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर अपन जनन पढ़ेंगे मानव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक समरी के रूप में अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अपन ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है, नीट में भी आ जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाता है। इसलिए जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि सर हमें वीडियो जो है दिखाई नहीं देता है। बेटा आप YouTube की सेटिंग के अंदर जाइए और वहाँ पर आपका जो रेजोल्यूशन है उसको हाई कीजिए। आप 240 पे देखते हैं, ठीक है, तो आप उसको या तो 720 पे देखिए, 480 पे देखिए या 1080 पे देखिए, ठीक है। तो आपका रेजोल्यूशन आप इंक्रीज करिए, आपको बिल्कुल वीडियो क्लियर दिखाई देगा क्योंकि हमारे यहाँ से वीडियो बिल्कुल क्लियर होता है। क्लियर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो हमने जैसा कि पढ़ा हुआ है पहले कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 2 जनकों की रिक्वायरमेंट होती है। यानी लैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसके अंदर 2 जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेंगे? 2 जनक भाग लेंगे। साथ में यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होगा और युग्मकों का संयुग्मन भी होगा, ठीक है। युग्मक बनेंगे भी और युग्मक आपस में समेकित भी होंगे, ठीक है। और डिप्लॉयड जायगोट यानी द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, 2 जनक भाग लेते हैं, ठीक है, और युग्मकों का संयुग्मन भी होता है, यानी युग्मक आपस में समेकित भी होते हैं। यानी यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यह है नर युग्मक, यह है मादा युग्मक। नर युग्मकों का निर्माण करता है नर और मादा युग्मकों का निर्माण करेगी मादा, और दोनों आपस में क्या होंगे? समेकित होंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है, और इसके फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है, ठीक है, जो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। नर युग्मक होंगे n, मादा युग्मक भी होंगे n, और युग्मनज कैसा होगा? 2n, ठीक है। तो युग्मकों के निर्माण व संयोजन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ऐसे प्रकार का जनन लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको डेफिनेशन फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 2 जनक के भागीदारी द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है व
युग्मकों के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे नए जीव का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, यहां पर अपन बात करें तो कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी 2 जनक भाग लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है। तो यहां पर कैसा होता है? ये बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल का मतलब यहां पर 2 जनक भाग लेंगे। ठीक है, अब बाई पेरेंटल में भी अपन 2 चीजें पढ़ते हैं, एक तो अपन पढ़ते हैं यूनिसेक्सुअल और एक पढ़ते हैं अपन बाइसेक्सुअल। तो यहां पर अपन बात करते हैं एक लिंगी की, और यहां अपन बात करें द्विलिंगी की। ठीक है, एक लिंगी का मतलब क्या हो गया कि ऐसे जीव जिनके अंदर नर या मादा जननांग दोनों में से कोई एक उपस्थित हो, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं। और द्विलिंगी का मतलब कि एक ही जीव में नर जननांग भी उपस्थित हो और मादा जननांग भी उपस्थित हो। तो एक लिंगी का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। ठीक है, और द्विलिंगी का अगर अपन एग्जाम्पल लें तो उसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अर्थवर्म को अपन क्या बोलते हैं? केंचुआ। केंचुआ द्विलिंगी है। ठीक है, केंचुआ कैसा है? द्विलिंगी है। तो द्विलिंगी होने के बाद भी इनमें कितने जनक की आवश्यकता होती है? 2 जनक की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो केंचुआ होता है उनके अंदर प्रोट एंड्रस कंडीशन पाई जाती है। प्रोट एंड्रस कंडीशन पाई जाती है, इसका मतलब इसके नर जननांग मादा जननांग से पहले विकसित हो जाते हैं। नर जननांग मादा जननांग से पहले विकसित हो जाते हैं। तो नर जननांग मादा जननांग से पहले विकसित हो जाते हैं, इसलिए कंडीशन क्या कहलाएगी? प्रोट एंड्रस कंडीशन कहलाती है। कौन सी कंडीशन? प्रोट एंड्रस कंडीशन कहलाती है। इसलिए केंचुए के अंदर द्विलिंगी होने के बाद भी उसको 2 जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक है इसका एक्सेप्शन जो है यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल जिसके अंदर एक ही जनक की आवश्यकता होती है। यूनिपेरेंटल में क्या होता है? एक ही जनक की आवश्यकता होती है। और ये कैसा होता है? द्विलिंगी। भाई जो एक लिंगी होगा उसके अंदर तो 2 जनक भाग लेंगे, ये द्विलिंगी, और इसका एग्जाम्पल है टैपवर्म, जिसको अपन बोलते हैं फीताकृमि। ठीक है, जो किसका सदस्य है? प्लेटीहेल्मिन्थीज का। किसका सदस्य है? प्लेटीहेल्मिन्थीज का। और इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, इसको अपन लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। लीवर फ्लूक का मतलब होता है यकृत कृमि। लीवर फ्लूक का क्या मतलब होगा? यकृत कृमि। ठीक है, तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा? 2 युग्मकों का निर्माण होगा, 2 जनक पार्टिसिपेट करेंगे, युग्मकों का संयुग्मन होगा। ठीक है, और उसके द्वारा नए जीव का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 जनक भाग ले रहे हैं। अगर वो एक लिंगी है तो इसका एग्जाम्पल आप ह्यूमन लिख सकते हो। बहुत सारे कैटल्स हैं, मवेशी है, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ये सब एक लिंगी है। ठीक है, द्विलिंगी अगर अपन बात करते हैं तो द्विलिंगी का एग्जाम्पल है क्या? अर्थवर्म। ठीक है, तो अर्थवर्म द्विलिंगी होने के बाद भी उसके अंदर 2 जनक पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अर्थवर्म के अंदर प्रोट एंड्रस कंडीशन होती है, इसके नर जननांग मादा जननांग से पहले विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और यूनिपेरेंटल की बात करें तो ये द्विलिंगी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है टैपवर्म। टैपवर्म द्विलिंगी है और इसके अंदर एक ही जनक पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का सदस्य होता है और इसका वानस्पतिक नाम इसका जूलॉजिकल नेम होता है क्या? टीनिया सोलियम, जिसको लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है, ये यकृत को सड़ाने वाला। इट्स दैट क्लियर? ठीक है, उसके आगे अपन पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। इसको मिटा देते हैं। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितनी फेजेस पाई जाती है, कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। तो अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 फेजेस होती है।
कितनी अवस्थाएं होती है यहाँ पर? 3 अवस्थाएं होती है। जो पहली अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो कायिक प्रावस्था, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं जानवरों की यानी एनिमल्स की, तो अपन अवस्था को बोलेंगे किशोरावस्था। और अगर अपन प्लांट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे कायिक प्रावस्था। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहली चीज जनन नहीं होता है। इस अवस्था में जनन नहीं होता है, ठीक है। प्लांट्स की अगर अपन जनन क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पे जननांग विकसित नहीं होते हैं, जननांग विकसित नहीं होते हैं, इसलिए यहां पर जनन नहीं होता है, ठीक है। इस प्रावस्था के अंदर अगर अपन बात करते हैं पादपों की, तो पादपों में क्या होता है? कायिक भाग में वृद्धि होती है। और कायिक भाग कौन से होते हैं पादप के? जड़, तना और पत्ती, ठीक है। तो इसके अंदर कायिक भागों के अंदर वृद्धि होगी, ठीक है। दूसरी अगर अपन प्रावस्था की बात करते हैं, ठीक है, तो दूसरी प्रावस्था कौन सी होती है? जनन प्रावस्था, ठीक है। तो जनन प्रावस्था के अंदर क्या होगा? जनन होगा। यहां पर क्या होगा? जितने भी जीव हैं वो क्या करेंगे? जनन में भाग लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस अवस्था में जननांग क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरी जो प्रावस्था है वो प्रावस्था है जीर्णता, ठीक है। और जीर्णता के अंदर क्या होगा? जनन प्रावस्था का अंत, यानी यहां पर जनन प्रावस्था क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं तो वो कौन सी अवस्था में चले जाते हैं? जीर्णता अवस्था के अंदर चले जाते हैं। इट्स दैट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अवस्थाएं अपन ने पढ़ी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। पहली अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था यानी कायिक प्रावस्था, जिसके अंदर जनन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जननांग विकसित ही नहीं होते हैं। और पादपों के अंदर क्या होती है? कायिक भाग के अंदर वृद्धि होती है, जड़, तना, पत्तियों का विकास होता है, फ्लावर नहीं बनते हैं यहाँ पर। जनन प्रावस्था के अंदर जनन भाग जीव जो होते हैं वो जनन में भाग लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जननांग विकसित हो जाते हैं, पुष्प का निर्माण हो जाता है। पादपों की बात करें तो जीर्णता की बात करते हैं तो एंडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। जैसे ही जनन प्रावस्था खत्म होगी तो जीव कौन सी प्रावस्था के अंदर प्रवेश कर जाएगा? जीर्णता प्रावस्था के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये 3 प्रावस्थाएं हैं किसकी? लैंगिक जनन की, ठीक है। अब लैंगिक जनन को आगे पढ़ने से पहले, ठीक है, अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं, कुछ शब्दावलियां पढ़ लेते हैं जो आपके आगे जाके काम आएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब कुछ शब्दावलियां हैं उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है एक लिंगी। सभी जानते हैं एक लिंगी। एक लिंगी को अपन बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। एक लिंगी का मतलब क्या हो गया कि ऐसे जीव, ठीक है, जिनके अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन उपस्थित हो, एक ही जननांग उपस्थित हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एक लिंगी जीव कहलाते हैं, ठीक है। अपन क्या बोल सकते हैं कि ऐसे जीव जिनके अंदर या तो नर जननांग उपस्थित हो या फिर मादा जननांग उपस्थित हो, ठीक है। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं एक लिंगी में कि जीव जिनमें नर या मादा दोनों में से
कोई एक जननांग उपस्थित हो। एनिमल विच हैव वन सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल, ठीक है, या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, ठीक है, ओके। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ह्यूमन है, ठीक है, गॉट है, ठीक है, अपन बात करते हैं, अगर अपन प्लांट्स की अगर अपन बात करते हैं तो वीट है, राइस है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एक लिंगी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी वीट राइस नहीं ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एक लिंगी जीव होते हैं जिनके अंदर नर और मादा जननांग उपस्थित। जैसे पपाया, पपाया कैसा है, एक लिंगी है, ठीक है, नर और मादा दोनों उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पपाया कैसा हो गया, एक लिंगी प्लांट हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी को अपन बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है, द्विलिंगी को अपन क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, ठीक है, कि जिनके अंदर एक ही जीव में, एक ही जीव में नर व मादा जननांग दोनों ही उपस्थित हो, ठीक है। जीव एक ही है, नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही इसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। तो द्विलिंगी का अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, टैपवर्म लिख सकते हो आप, ठीक है, यानी फीताकृमि, केंचुआ, ठीक है, स्पॉन्जेस यानी फंगस जो होती है वो भी कैसे होती है, द्विलिंगी होती है। लीच, ठीक है, ये सब कैसी होती है, द्विलिंगी होती है, ठीक है। एक लिंगी का अगर अपन एग्जाम्पल लिखना चाहें तो कॉकरोच हो गया, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स हो गए, फिशेज हो गई, एम्फीबियन हो गए, मैमल्स हो गए, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। तो एक लिंगी जिसके अंदर जीव नर या मादा जननांग दोनों में से कोई एक रखता है, ठीक है, और द्विलिंगी जिसमें जीव के अंदर, एक ही जीव के अंदर नर व मादा जननांग दोनों उपस्थित हो। क्लियर। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखिए कि एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है होमोथैलिक और मोनोशियस, ओके। तीसरी टर्मिनोलॉजी जो अपन पढ़ रहे हैं वो है होमोथैलिक, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं मोनोशियस, ठीक है। होमोथैलिक का मतलब होता है समथैलस, समथैलस, और मोनोशियस का मतलब होता है उभयलिंगाश्रयी, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो द्विलिंगाश्रयी, ओके। या तो आप बोल सकते हो इसको उभयलिंगाश्रयी या फिर आप इसको बोल सकते हो द्विलिंगाश्रयी, ठीक है। देखो होमो की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो होमो को अपन बोलते हैं सेम, ठीक है, समान। और थैलस, थैलस का मतलब होता है बॉडी, यानी बॉडी क्या है, एक ही है यहाँ पे। मोनो का मतलब भी यहाँ पर क्या हो गया, वन, ठीक है, मोनो का भी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वन हो गया। इसका मतलब क्या है, एक ही बॉडी है, ठीक है, उस एक बॉडी के अंदर नर जननांग भी उपस्थित है और मादा जननांग भी उपस्थित है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, समथैलस, उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी कहलाती है, ठीक है। तो होमोथैलिक और मोनोशियस की अगर अपन बात करें तो यहां पर अपन देखेंगे कि ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी ये कंडीशन हो जाएगी द्विलिंगी कंडीशन। ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, द्विलिंगी। इसका मतलब यहां पर क्या है कि एक ही शरीर में नर जननांग भी उपस्थित है और मादा जननांग भी उपस्थित है। तो मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब हो गया वन बॉडी, और होमोथैलिक
होमो का मतलब हो गया सेम, थैलस का मतलब हो गया बॉडी यानी एक ही बॉडी, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो उभयलिंगाश्रयी। उभय का मतलब नर जननांग और मादा जननांग दोनों, और द्विलिंगाश्रयी मतलब वही नर जननांग और मादा जननांग दोनों। ठीक है, तो एक ही शरीर में यदि नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसा शरीर क्या कहलाता है? समथैलस कहलाता है, या उभयलिंगाश्रयी कहलाता है, या द्विलिंगाश्रयी कहलाता है। यानी दो लिंगों को आश्रय देने वाला क्या कहलाएगा? द्विलिंगाश्रयी। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक ही शरीर में नर व मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसा शरीर समथैलस कहलाता है, या उभयलिंगाश्रयी कहलाता है, या द्विलिंगाश्रयी कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल है कुकुरबीटा, कोकोनट और कारा। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? कुकुरबीटा, कोकोनट यानी नारियल, और कारा एल्गी है। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल्स अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं जो प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। एनिमल्स के एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। ठीक है, एनिमल्स के एग्जाम्पल भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। एक लिंगी के एग्जाम्पल है आपके कॉकरोच, बर्ड यानी पक्षी, मछलियाँ, एम्फीबिया और मैमल्स। ठीक है, यानी स्तनी। द्विलिंगी के एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो फीता कृमि, अर्थवॉर्म यानी केंचुआ, स्पंजेस और लीच। ठीक है, प्लांट्स की अगर अपन बात करते हैं तो समथैलस यानी दो लिंगों को आश्रय देने वाला द्विलिंगाश्रयी कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है कुकुरबीटा, नारियल और कारा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं चौथी टर्मिनोलॉजी की, जिसका नाम है हेट्रोथैलिक, और हेट्रोथैलिक को बोलते हैं अपन डायोशियस। और अगर अपन इसको हिंदी में लिखें तो इसको बोलते हैं अपन विषम थैलस और एक लिंगाश्रयी। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक लिंगाश्रयी। तो देखो हिट्रो की अगर अपन बात करें तो हिट्रो का मतलब हो गया विषम। ठीक है, और थैलस का मतलब क्या हो गया? शरीर। तो यहां पर दो अलग अलग शरीर हैं, और डायोशियस का मतलब डाई का मतलब क्या हो गया? टू। ठीक है, तो यहां पर शरीर कितने हैं? दो शरीर हैं। ठीक है, तो यानी और हिंदी में देखें तो एक लिंगाश्रयी यानी एक लिंग को आश्रय देने वाला क्या कहलाता है? एक लिंगाश्रयी कहलाता है। तो यहां पर कंडीशन कौन सी हो जाएगी? कंडीशन हो जाएगी एक लिंगी कंडीशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अपन कैसे लिख सकते हैं कि एक लिंग को आश्रय देने वाला क्या कहलाता है? एक लिंगाश्रयी कहलाता है। या फिर आप बोल सकते हो कि दो अलग अलग शरीर के में या पुष्प में या तो नर जननांग हो या फिर मादा जननांग हो। ठीक है, तो ऐसा शरीर क्या कहलाएगा? विषम थैलस कहलाएगा। दो अलग अलग शरीर में या तो नर जननांग हो या फिर मादा जननांग हो, तो ऐसा जो थैलस है, ऐसा बॉडी है, वो कहलाता है विषम थैलस। एक लिंगाश्रयी, एक लिंग को आश्रय देने वाला। डायोशियस का मतलब भी यही हो गया, यूनिसेक्सुअल। क्लियर? तो इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो पपाया यानी पपीता, और पाम ट्री। ठीक है, इसके अंदर अपन मार्केंशिया भी लिख सकते हैं जो एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है, तो मार्केंशिया भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। क्लियर? तो ये चार टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, दो अपन ने पढ़ी है एनिमल के रेफरेंस में, दो अपन ने पढ़ी है प्लांट के रेफरेंस में। ठीक है, तो जीव के अंदर अगर नर और मादा जननांग दोनों में से कोई एक उपस्थित है तो एक लिंगी कहलाएगा। ठीक है, एक ही जीव में नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित है तो द्विलिंगी कहलाएगा। ठीक है, दो लिंगों को आश्रय देने वाला यानी एक शरीर में दो लिंग उपस्थित हैं तो वो कहलाएंगे द्विलिंगाश्रयी, कुकुरबीटा, नारियल और कारा। और एक लिंगाश्रयी का मतलब एक ही शरीर में, ठीक है, या तो नर जननांग उपस्थित है या
मादा जननांग उपस्थित है तो ये कहलाते हैं एक लिंगाश्रयी, पपीता, पाम और मार्केंशिया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके आगे टर्मिनोलॉजीज अपन पढ़ते हैं। क्लियर? ओके। अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपने वो प्लांट के रेफरेंस के अंदर है, तो इन प्लांट, ठीक है, तो इसके अंदर पहला अपन पढ़ेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट जिसको अपन बोलते हैं एक फलनी पादप। ठीक है, मोनोकार्पिक प्लांट यानी एक फलनी पादप। तो इसका डेफिनेशन अपन देखें तो क्या होगा कि वे पादप जो अपने संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन व फलन करते हैं वो क्या हो जाएंगे? एक फलनी पादप कहलाते हैं। ठीक है, यानी संपूर्ण जीवन काल में एक बार पुष्पन व फलन करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? एक फलनी पादप कहलाते हैं। यानी पुष्पन और फलन करने के बाद वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, कि दे डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दो प्रकार से भी अपन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले कि वे पादप जो अपने संपूर्ण जीवन काल में, वे पादप जो अपने संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन व फलन करते हैं, क्या कहलाएंगे? एक फलनी पादप कहलाते हैं। कि संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन व फलन करते हैं, क्या कहलाते हैं? एक फलनी पादप कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वार्षिक पादप, ठीक है, और इसका दूसरा एग्जाम्पल है द्विवर्षी पादप। ठीक है, वार्षिक पादपों के अंदर आप लिख सकते हो वीट यानी गेहूं, चावल, मक्का, ये सारे के सारे कैसे हैं? वार्षिक पादप है। यानी इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कितना होता है? 3 से 4 महीने का होता है। ठीक है, आप इसको उगाओ, उगाने के बाद इसमें फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, आप इनके बीज को कलेक्ट करो, उसके बाद इसको काट दिया जाता है। ठीक है, अगले सीजन में वापस उगाया जाता है। ठीक है, तो ये जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्पन करते हैं, एक बार ही फलन करते हैं। द्विवर्षी की बात करें अपन तो इसके अंदर आएगा कैरेट यानी गाजर और मूली। ठीक है, तो इसको द्विवर्षीय इसलिए बोला है क्योंकि ये जो है इसको 2 सीजन लगते हैं। पहले वाले सीजन के अंदर तो क्या होगा? इसके कायिक भाग में वृद्धि होगी, और दूसरे वाले सीजन के अंदर ये फ्रूटिंग करेंगे और फ्लावरिंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो एक ही बार क्या कर रहे हैं? पुष्पन और फलन कर रहे हैं। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? एक फलनी पादप कहलाते हैं, कि संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्पन करते हैं और फलन करते हैं। ठीक है, इसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है, उसके कुछ क्या है? अपवाद। इन अपवाद को अच्छे से देखना। ठीक है, अपवाद के रूप में अपन लेते हैं इसके अंदर बैम्बो। ठीक है, बैम्बू जानते हो? बांस। अपवाद क्या है इसका? बैम्बू यानी बांस। ठीक है, इसका एक अपवाद और है बनाना। ठीक है, फिर है इसका एक अपवाद और है नीला करंजी। नीला कुरंजी जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रोबिलैंथस। क्या बोलेंगे? स्ट्रोबिलैंथस। ठीक है, देखो ये अपवाद किस लिए हैं? ये जो बांस है
बनाना है, नीला कुरंजी है, ठीक है। ये जो है सारे के सारे ये बहुवर्षीय पादप है। कौन से पादप है ये? बहुवर्षीय, यानी बहुत सालों तक ये जीवित रहते हैं, ठीक है, बहुवर्षीय पादप है। लेकिन फिर भी इनको अपन एक फलनी पादपों में रखते हैं। क्यों रखते हैं? जैसे कि अपन बैम्बू की बात करें तो बैम्बू के अंदर क्या होता है, 50 से 100 साल के बाद, 50 से 100 साल के बाद केवल एक बार पुष्पन होता है बड़ी संख्या के अंदर, और एक बार ही फलन होता है इनके अंदर, और उसके बाद ये मर जाते हैं। तो 50 से 100 साल तक जीवित रहेंगे। तो कैसे हैं ये? बहुवर्षीय पादप है। कैसे हैं? बहुवर्षीय पादप है जो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। लेकिन अगर अपन इसमें पुष्पन की बात करें और फलन की बात करें तो पूरे जीवन काल में चाहे कितने सालों तक जीवित रहे, एक बार ही पुष्पन और फलन होगा। इसलिए इन पादपों को किस में रखा जाता है? एक फलनी पादप में रखा जाता है। एक फलनी पादप के एग्जाम्पल अपन ने वार्षिक पादप और द्विवर्षीय पादप लिखे हैं। और ये जो सारे प्लांट हैं, ठीक है, ये कैसे हैं? बहुवर्षीय हैं। तो बहुवर्षीय होने के बाद भी इनको एक फलनी पादपों में रखा हुआ है, क्योंकि ये जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्पन और फलन करते हैं, ठीक है। तो बैम्बू की अगर अपन बात करें, बांस की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये 50 से 100 सालों के बाद ये क्या होता है? 50 से 100 सालों के बाद एक बार पुष्पन व फलन करता है। 50 से 100 सालों के बाद एक बार पुष्पन व फलन करता है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है? मर जाता है। तो बहुवर्षीय होने के बाद भी इनको किस में रखा गया है? एक फलनी पादपों में रखा गया है। इसकी बात करें अपन नीला कुरंजी पादप की बात करें, स्ट्रोबिलैंथस की बात करें, तो स्ट्रोबिलैंथस 12 वर्षों में, स्ट्रोबिलैंथस क्या है? 12 वर्षों में एक बार पुष्पन करता है, एक बार पुष्पन व फलन करता है, ठीक है। ये 12 वर्षों में एक बार पुष्पन व फलन करता है, ठीक है। इसलिए इसको भी रखा गया है किसमें? एक फलनी पादपों के अंदर रखा गया है। और जो आपको स्ट्रोबिलैंथस है वो आपको देखने को मिलेगा हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका, ठीक है, तमिलनाडु, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, किस किस के? आपके केरला के पहाड़ी क्षेत्र है, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र हैं, या कर्नाटका के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पे देखने को मिलेगा आपको नीला कुरंजी, स्ट्रोबिलैंथस। 12 वर्षों में एक बार पुष्पन में फलन होता है इसके अंदर, ठीक है। बैम्बू की बात करें तो 50 से 100 सालों के बाद पुष्पन में फलन होगा। तो बहुवर्षीय होने के बाद भी इनको एक फलनी पादपों में रखा गया है, क्योंकि एक फलनी का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन में फलन करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया एक फलनी पादप, ठीक है। इसका दूसरा जो टर्मिनोलॉजी वो पढ़ते हैं अपन बहुफलनी पादप। इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। बांस है, बनाना, अपवाद है ये सारे, है ना, एक फलनी के हैं, ध्यान रखना। इन सबको अपन एक फलनी में इंक्लूड करते हैं, ओके। अब अपन बात करते हैं बहुफलनी पादपों की। दूसरा पॉलीकार्पिक प्लांट, जिसको अपन बोलते हैं बहुफलनी पादप। और बहुफलनी पादप का मतलब क्या हो गया कि वे पादप जो अपने संपूर्ण जीवन काल में कई बार पुष्पन व फलन करते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण जीवन काल में कई बार पुष्पन व फलन करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? बहुफलनी पादप कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बहुवर्षीय पादप, जैसे कि एप्पल,
मैंगो, ऑरेंज, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? बहुफलनी पादपों के एग्जाम्पल है कि संपूर्ण जीवन काल में कई बार पुष्पन व फलन करेंगे, बहुवर्षीय हैं, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल अपन ने लिए हैं एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, ठीक है, जो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं और हर सीजन के अंदर पुष्पन व फलन करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, बैम्बू, स्ट्रोबिलैंथस, बनाना, इन तीनों को अपन ने एक फलनी पादपों में रखा है, जबकि वो कैसे हैं? बहुवर्षीय है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब अपन एनिमल्स की भी अंदर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि एनिमल्स में भी दो टर्मिनोलॉजीज है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। तो पहली जो टर्मिनोलॉजी है कि एनिमल्स को, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज के आधार पर दो भागों के अंदर बांट दिया। एक तो होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है, और एक होता है सीजनल ब्रीडर, ठीक है। कंटिन्यूअस ब्रीडर का मतलब होता है सतत प्रजनक, और सीजनल का मतलब होता है मौसमी प्रजनक। ओके, देखो अब इसके अंदर अंतर क्या होता है, ये देखो आप कि जो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, ठीक है, वो प्रजनन करने के लिए, जनन करने के लिए मौसम पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, यानी मौसम इनको इफेक्ट नहीं करता है, मौसम कोई सा भी हो ये अपना जनन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि मौसमी प्रजनक होते हैं, ठीक है, मौसम इनको इफेक्ट डालेगा कि एक पर्टिकुलर मौसम में ही ये क्या करते हैं? जनन करते हैं, ठीक है। तो अगर अपन दोनों की बात करें तो कंटिन्यूअस ब्रीडर के अंदर क्या होगा? मौसम का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि नॉट अफेक्टेड बाय सीजन, ठीक है, तो मौसम से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि मौसमी प्रजनक में क्या होगा? ये मौसम से प्रभावित होते हैं, यानी पर्टिकुलर मौसम आने के बाद ही ये क्या करेंगे? जनन करेंगे, ठीक है। बात करें अपन सतत प्रजनक की, तो सतत प्रजनक के अंदर पाई जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनके अंदर जो फीमेल होती है उनके अंदर मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको अपन बोलते हैं रजस्त्राव चक्र, और इनके अंदर मिलेगी आपको एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। इसके अंदर कौन सी साइकिल मिलेगी आपको? एस्ट्रस साइकिल, और इनके अंदर आपको देखने के मिलेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी रजस्त्राव चक्र, ठीक है। इनके अंदर ब्लीडिंग जो होती है वो ज्यादा होती है, मोर ब्लीडिंग, ओके, और इनके अंदर होती है लेस ब्लीडिंग, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हर मंथ आती है, ठीक है, पर मंथ, जबकि एस्ट्रस साइकिल पर्टिकुलर सीजन में आती है, ठीक है। आप लिख सकते हो पर्टिकुलर सीजन में आती है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा
सतत प्रजनक के अंदर क्या होगा कि मौसम से प्रभावित नहीं होंगे पहली बात तो, ठीक है, और ये मौसम से प्रभावित होंगे। इनके अंदर जो फीमेल होती है, किसके अंदर, सतत प्रजनक के अंदर जो फीमेल होती है, इनके अंदर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रजस्राव चक्र, यानी हर महीने फीमेल के अंदर क्या बनता है, एग बनता है। हर महीने फीमेल में क्या बनेगा, एग बनेगा, ठीक है, और वो हर महीने जो है एग बनता है, ठीक है। फर्टिलाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वो हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज कर देता है, तो फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एग का, ठीक है, तो वो एग डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो ब्लीडिंग फॉर्म के अंदर हर महीने बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये इनको अपन बोलेंगे सतत प्रजनक। और सतत प्रजनक क्या होते हैं कि पूरे जनन काल में, जनन के लिए क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, यानी इनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होगा, ठीक है, उनमें पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या होंगे, ये एक्टिव होंगे, ठीक है। जबकि सीजनल ब्रीडर के अंदर क्या होता है कि सीजन आने के बाद ही ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, पूर्ण जनन काल में, पूर्ण जनन काल में सक्रिय होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो मौसम में, निश्चित मौसम में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो ये हर सीजन के अंदर, हर मंथ के अंदर ये क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हर मंथ में क्या आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर अपन पढ़ ले तो इसके एग्जाम्पल है प्राइमेट एनिमल, अब प्राइमेट एनिमल्स में कौन कौन आएगा, जैसे एप्स है, चिंपैंजी वगैरह, मंकी और ह्यूमन, ये सारे के सारे कौन से एनिमल होते हैं, प्राइमेट एनिमल होते हैं, ठीक है। तो प्राइमेट एनिमल का एग्जांपल क्या हो गया, एप्स, चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, ठीक है, मंकी हो गए, बंदर वगैरह, ठीक है, और ह्यूमन, ठीक है। तो ये जो है ये सारे एग्जांपल है सतत प्रजनक के, और इनके अंदर पूरे जनन काल में ये जनन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अपन सीजनल ब्रीडर की बात करते हैं तो सीजनल ब्रीडर के अंदर क्या होता है, जब एस्ट्रस साइकिल आती है, और एस्ट्रस साइकिल कब आएगी, एक पर्टिकुलर मौसम के अंदर ही एस्ट्रस साइकिल आती है। तो जब एस्ट्रस साइकिल आती है तो फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, यानी फीमेल जो है रेडी, ठीक है, फॉर इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन के लिए फीमेल क्या होगी, रेडी होगी। तो एस्ट्रस साइकिल का आना क्या दर्शाता है कि फीमेल जनन के लिए तैयार हो चुकी है। और एस्ट्रस साइकिल जो है वो हर महीने नहीं आती है, वो पर्टिकुलर सीजन पर आती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना भी ये दर्शाता है कि फीमेल जो है मैच्योर हो चुकी है रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ आती है, ठीक है। इसलिए जो कंटिन्यूस ब्रीडर हैं वो पूर्ण जनन काल में हमेशा क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, और ये निश्चित मौसम आने पर ही क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो इसके एग्जाम्पल है नॉन प्राइमेट एनिमल, और नॉन प्राइमेट एनिमल्स के अंदर आपके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो काव, शीप, हॉर्स, ठीक है, बफेलो, टाइगर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन प्राइमेट एनिमल्स के हैं, यानी ये सीजन आने पर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ओके। और ये कंटिन्यूसली ब्रीड करते रहते हैं, ठीक है, इनको किसी सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट्स दैट क्लियर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि कौन कौन सी घटनाएं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो
आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट लिख दीजिएगा, उसको अपन वापस से रिपीट कर लेंगे। कल ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद में अपन एक डाउट सेशन रख लेंगे या फिर आपका जो क्विज है यानी क्वेश्चन बैंक है वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। अगर आपको वीडियो साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो आप जो है आपका रिजोल्यूशन इंक्रीज करिए, यूट्यूब का रेजोल्यूशन आप इंक्रीज करेंगे तो आपको वीडियो जो है बहुत क्लियर दिखाई देगा। 240 पे मत देखिएगा, 480 पे देखिए, यानी 1080 तक लिमिट है इसकी, तो आप वहाँ तक भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।